पिछले दिनों नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पिछले 10 सालों में भारत के सांस्कृतिक और ज्ञान विज्ञान के गौरव को वापस लाने के क्रम में ऐसे बड़े कदम उठाए गए, लेकिन ऐसे कदम एक इकोसिस्टम को बेचैन कर देते, जिसने आजादी के बाद से लगातार गुपचुप तरीके से भारत के ज्ञान परंपरा को हमेशा कमतर दिखाने की कोशिश की है, हमेशा कमतर बताने की कोशिश की है। बीते 10 सालों में जब भी इतिहास को करेक्ट करने की कोशिश होती है तो यह इकोसिस्टम बौखला जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एनसीईआरटी पर भगवाकरण का शोर भी इसी इकोसिस्टम ने मचाया था, लेकिन मोदी शांत नहीं बैठने वाले और यह भी तय है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव से खिलवाड़ करने वालों को मोदी छोड़ने भी नहीं वाले। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये मामूली बात नहीं है। पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये कितना खुशी की बात है। इतिहास कैसा होता है, कड़वा भी और मीठा भी। इतिहास सिर्फ कल को देखने का जरिया भर नहीं है, बल्कि कल के गौरव को जीने का और गंभीर गलतियों को सुधारने का मौका भी है। और जरूरी है अंधे मजहब के नाम पर लिखी गई कलंक कथाएं मिटे, जिन पर राष्ट्र मुदित हो, नया सूर्य उदित हो। और नालंदा में प्रखर सूर्योदय हुआ है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। जो प्राचीन भारत का मान है, सम्मान है, जो भारत की मेधा और माधुर्य का गान है, जिसके ज्ञान की धारा ने तपते विश्व को कभी सींचा, जिसकी प्रज्ञा ने दुनिया को भारतवर्ष की तरफ खींचा और मर खप चुके धर्मांध बख्तियार खिलजी की छाती को रौंदते हुए नालंदा फिर उठ खड़ा हुआ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से 20 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को किया था। ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला रही नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सदी के बख्तियार खिलजी ने तबाह किया था। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ऐसे तमाम समूह, कट्टरपंथी और जो जमाते हैं, उन्होंने इतिहास में खुद को इससे दूरी बना के रखा था। कथित सेकुलर झंडा बरदारों को दिक्कत देश के पाठ्यक्रम में हुए कुछ बदलावों से है। शोर तेज उठा क्योंकि आजादी के बाद से एक तरफा शोर कुछ मामलों को लेकर उठता रहा है।
तो ऐसा ही एक शोर एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में हुए बदलावों को लेकर उठा। कट्टरपंथी जमातों के चेहरे और कथित लिबरल लॉबी बेचैन हो उठी। किसी ने कहा यह एनसीईआरटी का आपराधिक कृत्यों का महिमामंडन है, तो किसी ने कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। फिर किसी ने बोला इस बदलाव के पीछे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म करना लक्ष्य है। अब जरा देखिए और समझिए कि ऐसी कौन सी आफत आ गई या लाई गई कि सियासी आसमान फट पड़ा, कि अस्मिता खतरे में पड़ गई, कि बात जुल्म के इंतहा तक पहुंच गई। तो सारा बवाल कुछ ऐसे उठ खड़ा हुआ कि एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए। राम जन्मभूमि से जुड़े टॉपिक में ये बदलाव किए गए। एनसीईआरटी ने विवादित ढांचे के नाम से बाबरी मस्जिद नाम हटा दिया। बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। अयोध्या विवाद मामले में तथ्यों के आधार पर यह बदलाव किया गया। बाबरी मस्जिद का नाम बदलना भर था कि कथित सेकुलर जमात और कट्टरपंथी जमातों के कान खड़े हो गए। इसे इतिहास को बदलने की मंशा करार दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगा कि एनसीईआरटी भगवा फार्मूले पर काम कर रहा है, यानी एनसीईआरटी का भगवाकरण हो रहा है। इतिहास को हटाना, गोया की तारीख को मिटाना है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तारीख पर पहला एक खास नजरिए का होना ये दर्शाता है कि इतिहास से भी छेड़छाड़ की जा रही है। आज क्या ये समझती है भाजपा कि हम अगर बाबरी मस्जिद को गायब कर देंगे तो क्या बाबरी मस्जिद का इतिहास लोग भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे बाबरी मस्जिद का इतिहास। ये बहुत बड़ी भूल है भाजपा सरकार की कि हम आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि ये जो आज राम मंदिर इतने बड़े रूप में खड़ा है, ये बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। वैसे बाबरी ढांचे के इतिहास की बात अगर है तो उससे पहले के इतिहास की चर्चा भी होगी, और वो भी सच सामने आएगा जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सिद्ध हो चुका है कि जहां विवादित ढांचा था वहां पहले मंदिर था। लेकिन दिक्कत ये कि चाहे मजहबी अंधापन हो या वोट बैंक की राजनीति वाली आंखें, वो ये नहीं देख पाती कि अयोध्या से जुड़े अध्याय में बाबरी मस्जिद के नाम पर एनसीईआरटी के बदलाव करने के पीछे वजह क्या थी। विषय विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। मैं निर्देश नहीं देता या प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। नफरत, हिंसा स्कूल में शिक्षण के विषय नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का फोकस नहीं होना चाहिए। गुजरात दंगों पर स्कूलों में इतिहास तथ्यों की जानकारी देने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। अगर कोई चीज अप्रासंगिक हो जाए तो उसे बदलना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी किताब में बताया गया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब इसमें बदलाव कर लिखा गया है कि 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह बने हुए थे। नई किताब में लिखा गया है कि ढांचे की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई थी। बात इतनी भर नहीं है। पुरानी किताब में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र भी किया गया था। नई किताब में इसका जिक्र नहीं है। 6 दिसंबर के बाद की सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र हटाया गया है और इसके साथ ही अखबारों की कटिंग भी हटाई गई। नई किताब में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर न्यायिक प्रक्रिया पर फोकस ज्यादा किया गया है। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी नेताओं को इस बदलाव में भगवा रंग दिख रहा है। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर उठा विपक्षी और कट्टरपंथी जमातों का शोर इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद से बड़े सधे और महीन तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई।
और भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को ऑर्थोडॉक्स और आउट ऑफ डेटेड बताते हुए नेपथ्य में डाल दिया गया। और इसके पीछे नेहरूवियन सेक्युलरिज्म था, जो हमेशा एलीट वामपंथी इतिहासकारों के साए में रहा। देखिए, पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उनको नेहरू जी ने निर्देश दिए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई, सब चीज़ की, लेकिन एक बड़े ही सटल और सुनियोजित ढंग से हमारे इतिहास को, जो हमारा इतिहास था हिंदुओं का, उसको दबा दिया गया और मुगलों को उभारा गया। एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पिछली टेक्स्ट में उनके 48 पेज थे मुगल हिस्ट्री पे और 8 थे सिर्फ हिंदुओं के। इनके अलावा सटल रूप से यही कहा गया, ये वामपंथियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कि हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास, वो दबाया जाए। किसी भी देश के समाज के विचार का आधार वहां का शिक्षा तंत्र होता है और इतिहासकार दावा करते हैं कि नेहरू और कांग्रेस के दौर में निशाने पर यही बहुसंख्यक आबादी की विचारधारा रही, ताकि सांस्कृतिक गौरव के बजाय देश की बहुसंख्यक आबादी सदियों की गुलामी की कुंठा में जिए और अपने ज्ञान, विज्ञान और शौर्य की परंपरा को हीन समझे। लेकिन एनसीईआरटी ने फिलहाल इतिहास नहीं बदला है, बल्कि 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर के तथ्य अपडेट किए हैं और बस इसी अपडेशन ने कईयों की टेंशन बढ़ा दी। हाय तौबा मच गई, लेकिन जो खेल इतिहास की किताब में 75 साल पहले से शुरू हुआ था, उस पर कोई शोर नहीं उठा। लेकिन शोर आज से करीब 1000 साल पहले उठा था, बिहार के नालंदा में, जब एक इस्लामिक आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को अपनी धर्मांधता और नफरत का निशाना बनाया था। तब नालंदा के इन्हीं भव्य खंडहरों में खूब हाहाकार मचा था। बख्तियार खिलजी की मजहबी नफरत ने तब दुनिया के इकलौते विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वाले बौद्ध भिक्षुओं, हिंदू विद्यार्थियों और गुरुओं की नृशंस हत्याएं की थी। बख्तियार ने 1199 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवाई। इसमें 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां जला दी गईं। 6 महीने तक राष्ट्र के ज्ञान विज्ञान के शोध से भरी किताबें और पांडुलिपियां जलती रहीं। इस दौरान हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कर दी गई। लेकिन बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले की असली जड़ इस्लाम को चुनौती थी। स्वाभाविक है कि वो इस्लाम को चुनौती थी, क्योंकि इनको तो लोगों का धर्म परिवर्तन करना था, चाहे वो तलवार से करे चाहे कैसे भी करे। तो इसलिए आक्रमण कर उसको समाप्त करना, उसको जलाना एक बहुत मामूली बात थी इन लोगों के लिए। दुनिया भर में इन्होंने ये किया। अभी देखिए ना, बामियान में क्या किया गया तालिबान के समय में, पूरा बुद्धा का इतना बड़ा जो है तोड़ दिया गया। इराक के अंदर जो म्यूजियम था पुरानी इराक की सभ्यता का, उसको तोड़ दिया गया, लूट लिया गया। आज नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव और ज्ञान के साथ फिर उठ खड़ा हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धुरी पर घूमकर राष्ट्र का गौरव फिर लौटा है। और खास बात यह है कि नालंदा के इस गौरव को लौटाने में बड़ी भूमिका एक भारतीय मुस्लिम चेहरे की रही। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर आए हुए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी। और इस सलाह पर तत्कालीन काम करने के प्रभाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के अंदर संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी। पहली बार वही व्यक्ति थे, वहां करके देख लिए थे, और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के
विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। अब्दुल कलाम जानते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका भारतीय महाद्वीप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए विलक्षण रही। ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय भले ही आज 23 हेक्टेयर की सीमाओं में बंधा हो, लेकिन 5वीं शताब्दी के नालंदा विश्वविद्यालय का ये एक हिस्सा बने। सवाल है भारतीय किसे चुनेंगे और कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? उनका जिन्होंने भारत की धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक पहचान को मिटाने की कोशिश की, या उनका जिन्होंने उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दी? हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। पूरे विश्व के लिए करीब 700 साल तक ज्ञान का स्रोत रहा नालंदा विश्वविद्यालय वास्तव में प्राचीन भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान परंपरा का एक बड़ा केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। इस्लाम के जन्म से भी करीब 200 वर्ष पहले भारत दुनिया को आयुर्वेद, गणित, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र पर गहरे शोध दे रहा था। तब मध्य एशिया और यूरोप में जहालत के सिवा और कुछ भी नहीं था। खिलजी के वक्त के इतिहासकार मिनहाज ने अपने किताब तबकाते नासरी में बख्तियार खिलजी की कहानी का जिक्र किया है। वो लिखता है, खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर आक्रमण किया। किले में बहुत से ब्राह्मण और भिक्षु थे जिन्होंने अपने सिर मुंडाए हुए थे। उन सभी को मार डाला गया। किले से खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में यह किला नहीं था, एक विद्यालय था और इसे विहार बोला जाता था। लेकिन नफरत से भरे ऐसे इस्लामिक आक्रांताओं का महिमा मंडन वामपंथी इतिहासकारों ने खूब किया।